नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और इस समय आप देख रहे हैं जीके फंडे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज के वीडियो में हम ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसी के एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक रहेगा भारतीय उपग्रहों की सूची। 1975 से लेकर 2022 तक जो भी भारतीय उपग्रह रहे हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। उनका क्या महत्व रहा है, कौन से ईयर में वो लॉन्च किए गए थे और उनके नाम क्या क्या हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पे वे आधारित थे, सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगी। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके और ये पीडीएफ वहाँ से आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना और देना चाहूँगा, ये जो विषय है मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक फुल डिटेल से मैंने आपको करवाया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी मैंने पढ़ाया है उससे बाहर इस विषय का कोई भी सवाल परीक्षा में ना आएगा, लेकिन फिर भी 1% अगर बदकिस्मती हमारी ज़्यादा रही तो हो सकता है। मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप में आप हैं वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। वीडियो बनाने में मैंने अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन से काम किया है आप लोगों के फ़ायदे के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। भारतीय उपग्रहों की सूची 1975, ये इस विषय का चौथा वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, दूरसंचार तथा उपग्रह पर मैं अभी तक 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 दूरसंचार तथा उपग्रह के नाम से हमारे चैनल पर वीडियो हैं, वो ज़रूर देखिएगा। और ये उसी सूची में चौथा वीडियो है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया है लॉन्चिंग ईयर, यानी कि किस वर्ष उपग्रह लॉन्च हुआ वो वर्ष, फिर उपग्रह का नाम दिया गया है और अंत में दिया गया है उस उपग्रह का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से क्षेत्र में वो कार्यरत है। तो भारतीय उपग्रहों की सूची 1975 से लेकर 2022 तक हम देखेंगे। सबसे पहले वर्ष 1975, और अंत में मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा आने वाली परीक्षा में। खास करके वीडियो मेंस परीक्षा में, ग्राम विकास अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है उसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक वहां पे सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला साल जो यहाँ पे दिया गया है 1975, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1975 जो भारत का पहला उपग्रह लॉन्च हुआ वो था आर्यभट्ट। भारतीय गणितज्ञ जो रहे हैं आर्यभट्ट साहब, उनके नाम पर यह उपग्रह था आर्यभट्ट। 1975 में लॉन्च हुआ, भारत का पहला उपग्रह था। इसके 4 साल बाद साल आया 1989 का, यानी कि 1979 का, और यहाँ पे आपको 2 उपग्रह देखने को मिलेंगे। पहला उपग्रह था भास्कर सेगा 1 और दूसरा उपग्रह था रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड। तो भारतीय सेगा 1 जो था ये भारत के पहले प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह में टीवी और माइक्रोवेव कैमरे इसमें यूज़ किए गए थे। टीवी कैमरे और माइक्रोवेव कैमरे दोनों ही कैमरे इस उपग्रह में भास्कर सेगा 1 में यूज़ किए गए थे, और ये भारत के पहले प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह का दर्जा इसको प्राप्त है। अगला उपग्रह है रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड। ये पहला भारतीय प्रक्षेपण यान कक्षा प्राप्त करने में विफल रहा और इसके बाद ये दूसरा प्रयास था। मैंने आपको विस्तार से इसकी जानकारी दी है पिछले इस वीडियो के पिछले भागों में, ज़रूर देखिए उन भागों को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। अगला साल आया 1980। तो 1980 में रोहिणी RS-1 ये उपग्रह लॉन्च किया गया। भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण का उपयोग, यानी कि SLV की फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, हिंदी में बोले तो उपग्रह प्रक्षेपण यान।
सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 के दूसरे प्रयोगात्मक प्रक्षेपण के इन फ्लाइट प्रदर्शन को मापने के लिए किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ष आया 1981 और यहाँ पे जो उपग्रह देखने को मिला उसका नाम था रोहिणी RSD-1 और ये SLV-3 के पहले विकासात्मक प्रक्षेपण द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उपयोग सेंसर पेलोड का उपयोग करके रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी अध्ययन करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो साल था वो था आपका 1981 में ही 2 और उपग्रह थे। पहला उपग्रह था सेब और दूसरा उपग्रह था भास्कर द्वितीय या भास्कर सेकंड। तो सेब जो उपग्रह था ये पहला प्रयोगात्मक संचार उपग्रह था और भास्कर द्वितीय जो था ये दूसरा प्रयोगात्मक दूर संचार संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। ये जो शब्द हैं रिमोट सेंसिंग संचार उपग्रह, ये मैं आपको हमारे जो इस वीडियो का पहला भाग है दूर संचार व सैटेलाइट, उसमें मैं आपको बहुत विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में समझाया हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगला वर्ष आया 1982 और यहाँ पे जो उपग्रह देखने को मिला उसका नाम था इनसैट 1A। पहला परिचालन बहुउद्देशीय संचार और मौसम विज्ञान उपग्रह था ये इनसैट 1A। पहला परिचालन बहुउद्देश्य संचार और मौसम विज्ञान उपग्रह था। फिर वर्ष आया 1983 और यहाँ पे 2 उपग्रह देखने को मिले। पहला रोहिणी RSD-2 और दूसरा इनसैट का वर्जन B, ओके, इनसैट 1B। तो ये जो रोहिणी RSD-2 था ये RSD-1 के समान ही था और इनसैट B1 जो था या फिर इनसैट 1B जो था ये इनसैट 1A के समान था, मतलब उसका अगला वर्जन था। अगला वर्ष आया 1987 का और यहाँ पे एक उपग्रह देखने को मिला जिसका नाम था SROS-1। यह लॉन्च वाहन प्रदर्शन की निगरानी और गामा किरण खगोल विज्ञान के लिए एक पेलोड ले गया था, कक्षा को प्राप्त करने में विफल रहा था। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगला वर्ष आया 1988 और यहाँ पे 2 उपग्रह देखने को मिले। पहला उपग्रह था IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग 1A, भारत का पहला ऑपरेशनल मतलब जो क्रिया जिसने काम करना स्टार्ट किया, ओके, भारत का पहला ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था IRS 1A। और दूसरा जो उपग्रह था वर्ष 1988 में वो था SROS-2। ये जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी और गामा रे खगोल विज्ञान पेलोड के रिमोट सेंसिंग पेलोड को ले गया था। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला उपग्रह जो देखने को मिला 1988 में वो था इनसैट 1C। ये इनसैट 1A के समान था। उसके बाद वर्ष आया 1990 और यहाँ पे एक उपग्रह देखने को मिला इनसैट सीरीज का 1D उपग्रह था ये और इनसैट 1A के समान ही था। इसके बाद 1991 वर्ष जो आया इसमें हमें इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज का यानी कि IRS सीरीज का 1B उपग्रह देखने को मिला। ये लॉन्च किया गया इस वर्ष में 1991 में और IRS 1A का ये उन्नत संस्करण था, मतलब उसका हायर वर्जन था। जो फैसिलिटी IRS 1A में नहीं थी वो IRS 1B में उन कमियों को पूरा करके इसे लॉन्च किया गया 1991 में। फिर वर्ष आया 1992 का। 1992 में आपको यहाँ पे 3 उपग्रह देखने को मिलेंगे। पहला उपग्रह था इनसैट 2DT, ये आर्यभट्ट 1C के रूप में लॉन्च किया गया था। दूसरा उपग्रह था SROS-C, यह गामा किरण खगोल विज्ञान और एरोनॉमी पेलोड ले गया था। फिर तीसरा उपग्रह था इनसैट 2A, दूसरी पीढ़ी के भारत निर्मित इनसैट 2 श्रृंखला का पहला उपग्रह था इनसैट 2A, यानी कि ये सेकंड जनरेशन का भारत में निर्मित इनसैट 2 सीरीज का पहला उपग्रह था इनसैट 2A।
फिर वर्ष आया 1993 और यहाँ पे आपको 2 उपग्रह देखने को मिलेंगे। इनसेट सीरीज का 2B सीरीज, इनसेट 2 सीरीज का B उपग्रह है, यानी कि इनसेट 2B। इनसेट 2 श्रृंखला का दूसरा उपग्रह था ये। और दूसरा उपग्रह आपको देखने को मिलेगा IRS-1 सीरीज का E उपग्रह, यानी कि IRS-1E, जो कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। कक्षा को प्राप्त करने में विफल रहा था, ये सक्सेस नहीं हुआ था इसकी लॉन्चिंग, ये आप ध्यान देंगे। अगला जो साल आया वो था 1994 का साल और यहाँ पे आपको देखने को मिले 2 उपग्रह। पहला उपग्रह था SROS-C2। अब C सीरीज चालू हो चुकी है और C सीरीज का ये दूसरा उपग्रह है। SROS-C के समान ये उपग्रह था। और अगला जो उपग्रह देखने को मिला वो IRS-P2 देखने को मिला। PSLV की दूसरी विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। देखिए यहाँ पे जो ये शब्द है IRS, ये तो श्रृंखला को दर्शाता है, ये इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रृंखला को दर्शा रहा है। लेकिन ये जो शब्द है P2, ये आपका इसका लॉन्चिंग व्हीकल का कोड है। P स्टैंड्स फॉर, P का मतलब है PSLV, ओके, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV-2 सीरीज का ये लॉन्चिंग व्हीकल था। तो PSLV की दूसरी विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था IRS-P2 वर्ष 1994 के अंदर। अगला वर्ष आया 1995। यहाँ पे आपको 2 उपग्रह देखने को मिलेंगे। इनसेट 2C, इसमें भारतीय सीमाओं से परे मोबाइल उपग्रह सेवा, व्यावसायिक संचार और टेलीविजन आउटरीच जैसी क्षमताएं हैं। इसके बाद जो अगला उपग्रह आया वो आया IRS-1C, जिसको बैकानूर से लॉन्च किया गया था। बैकानूर कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था IRS-1C को। अगला वर्ष आया 1996। यहाँ पे एक उपग्रह देखने को मिला IRS-P3। इसमें एक रिमोट सेंसिंग पेलोड और एक्सरे खगोल विज्ञान पेलोड था। इसके बाद अगला वर्ष आया 1997। यहाँ पे 2 उपग्रह देखने को मिलेंगे। पहला उपग्रह है इनसेट 2D। इनसेट 2C के समान ये उपग्रह था। और दूसरा उपग्रह देखने को मिला IRS-1D। ये जो उपग्रह था ये IRS-1C के समान, इसके जस्ट पहले वाले उपग्रह के समान था, IRS-1C के समान। अगला वर्ष आया वर्ष 1999 और यहाँ पे आपको 2 उपग्रह देखने को मिलेंगे। इनसेट 2E बहुउद्देश्य संचार और मौसम संबंधी उपग्रह था। और अगला उपग्रह था आपका OceanSat-1। इसमें OCM और MSMR था, ओके। अगला जो वर्ष आया वो आया आपका वर्ष 2000 और यहाँ पे इनसेट सीरीज का 3B उपग्रह आपको देखने को मिला। इनसेट 3B बहुउद्देश्य संचार उपग्रह ये था आपका इनसेट 3B। अगला वर्ष आया आपका 2001 और यहाँ पे भी आपको GSAT-1 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है हमसे, तो माफ़ी चाहूँगा इस प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए। तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा लिखा हुआ है ये तुम्हारा नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, यहाँ पे तुम्हारे की जगह कुछ और होना चाहिए। मैं आपको हो सकेगा तो अभी करेक्ट करके बताता हूँ। कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2001 की बात कर रहे हैं हम, 2001 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे 2001 में आपको जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज़। तो 2001 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे रियल में कोई मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक, मैं इसको करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आप इसे छोड़ दीजिए। 2001 में आप केवल ध्यान रखेंगे GSAT-1 ये GSLV D1 की पहली विकासात्मक उड़ान के लिए प्रयोगात्मक उपग्रह था। अपने मिशन को पूरा करने में विफल रहा था GSAT-1। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें GSAT-1 के बारे में।
फिर अगला साल आया वर्ष 2002 और यहाँ पे 2 उपग्रह देखने को मिलेंगे। इनसेट 3C संचार और प्रसारण के लिए इनसेट क्षमता में वृद्धि करी इस उपग्रह ने। और दूसरा उपग्रह था कल्पना 1 के नाम से, इसरो द्वारा निर्मित पहला मौसम उपग्रह। ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट उपग्रह है, याद रखना चाहिए। इसरो द्वारा निर्मित पहला मौसम उपग्रह है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कल्पना 1। ठीक है, कल्पना 1 इसरो द्वारा निर्मित पहला मौसम का उपग्रह है। अगला वर्ष आया 2003 और यहाँ पे आपको 3 उपग्रह देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में 4 उपग्रह देखने को मिलेंगे। 2003 में 4 उपग्रह देखने को मिलेंगे और चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है इनसेट 3A, ये बहुउद्देश्य संचार उपग्रह था। इनसेट 2E की और कल्पना प्रथम के समान ये उपग्रह था। ओके, तो यहां पे ध्यान देंगे भाई। – 2001 वाला जो उपग्रह था जहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, वो एक्चुअली TES नाम का उपग्रह था। जहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, जहां पे तुम्हारा करके लिखा हुआ था हिंदी में, वो TES नाम का उपग्रह था। ठीक है, यहां पे आप लिखिएगा। एक्चुअली मैं इसे करेक्ट करने की कोशिश करता हूं, TES। ओके, इसे भविष्य के भारतीय जासूसी उपग्रहों के लिए एक प्रोटोटाइप माना जाता है। बात कर रहे थे 2003 की और यहाँ पे 4 उपग्रह देखने को मिलेंगे। पहला उपग्रह इनसेट 3A था, ये मैं बता चुका हूँ, बहुउद्देश्य संचार उपग्रह। इनसेट 2E और कल्पना प्रथम के समान ये उपग्रह था। अगला उपग्रह था GSAT-2, GSLV की दूसरी विकासात्मक परीक्षण उड़ान के लिए प्रयोगात्मक उपग्रह था। तीसरा उपग्रह था इनसेट 3E, मौसम इनसेट प्रणाली को बढ़ाने के लिए संचार उपग्रह था। और जो आखिरी उपग्रह था 2003 का, वो था रिसोर्ससैट 1 के नाम से, और ये IRS-1C और IRS-1D को पूरक और प्रतिस्थापित करने का इरादा करने से छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था। अगला वर्ष आया वर्ष 2004। यहाँ पे एक उपग्रह देखने को मिलेगा जिसका नाम है GSAT-3, भारत का पहला विशेष शैक्षिक उपग्रह था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा यहाँ पे। अगला उपग्रह वर्ष 2005 में जो आया वो था कार्टोसैट 1, हेमसेट, इनसेट 4A। ये 3 उपग्रह आपको 2005 में देखने को मिले, कार्टोसैट 1, हेमसेट तथा इनसेट 4A। कार्टोसैट 1 पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह था। हेमसेट 1 जो है ये भारतीय और डच शोधकर्ताओं के सहयोग से बनाया गया सूक्ष्म उपग्रह था, छोटा उपग्रह था, छोटे साइज का था ये हेमसेट 1। सॉरी, हेमसेट ओनली है, 1 नहीं है इसके साथ। और इनसेट 4A जो था ये डायरेक्ट टू होम, D2H जो होम सर्विसेज आप लेते हैं, टेलीविज़न की छतरी लगा के आप जो D2H वाली डिश लगाते हैं टेलीविज़न के लिए, उससे संबंधित उपग्रह था। डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न प्रसारण सेवाओं के लिए उन्नत उपग्रह था इनसेट 4A। वर्ष 2006 में आपको एक उपग्रह देखने को मिलेगा, इनसेट 4C। जियोसिंक्रोनस संचार उपग्रह था, ये कक्षा को प्राप्त करने में विफल रहा था। फिर 2007 के अंदर कार्टोसैट 2 की बात करेंगे। कार्टोसैट 2 2007 में लॉन्च हुआ, उन्नत सुदूर संवेदन उपग्रह था। सुदूर संवेदन का मतलब है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, और उन्नत का मतलब है काफ़ी वेल डेवलप्ड था, हाईली टेक्नोलॉजी से लोडेड था। अगला उपग्रह जो है वो SRE-1 है, और यहाँ पे
इसका महत्व था कि एक प्रयोगात्मक उपग्रह था जिसे कार्टोसैट 2 के साथ सहयात्री के रूप में प्रक्षेपित किया गया था। उससे अगला उपग्रह जो देखने को मिला उसी वर्ष में 2007 में, वो था इनसैट 4B। इनसैट 4 एक के समान ये उपग्रह था। अगला उपग्रह था इनसैट 4CR और ये इनसैट 4C के समान उपग्रह था। अगला वर्ष आया 2008 और हमें देखने को मिले यहाँ पे 3 उपग्रह। पहला उपग्रह मिला कार्टोसैट 2A जो कि कार्टोसैट 2 के समान था। दूसरा उपग्रह देखने को मिला 2008 में IMS-1, कम लागत माइक्रो सैटेलाइट इमेजिंग मिशन का ये उपग्रह था। कार्टोसैट 2A के साथ सहयात्री के रूप में लॉन्च किया गया था। और तीसरा उपग्रह चंद्रयान 1 देखने को मिलेगा 2008 में, और ये आपको पॉइंट आउट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मानव रहित चंद्र प्रोब था ये। ओके, भारत का पहला मानव रहित चंद्र प्रोब चंद्रयान प्रथम। फिर उसके बाद वर्ष 2009 की बात करेंगे। 2009 में आपको 3 उपग्रह देखने को मिल जाएंगे। पहला था RISAT-2, यानी कि RI का मतलब है रडार इमेजिंग सैटेलाइट। तो रडार इमेजिंग उपग्रह अनुसैट के साथ एक सहयात्री के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। दूसरा उपग्रह था अनुसैट 1 जो कि सूक्ष्म उपग्रह अनुसंधान। इसके बाद इसे रिटायर कर दिया गया। अनुसैट प्रथम को देखिएगा भाई, एक बार गौर करिएगा। 2009 के ऊपर, वर्ष 2009 बात कर रहे हैं 2009 की। और यहाँ पे अनुसैट 1 जो है ये रिसर्च माइक्रो सैटेलाइट था और इट हैज़ बीन रिटायर्ड, मतलब इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया। अभी काम नहीं कर रहा है, फिलहाल ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। उससे अगला उपग्रह देखने को मिला OceanSat-2 जो कि OceanSat-1 का मिशन जारी रखते हुए लॉन्च किया गया। फिर आया अगला साल 2010 का वर्ष, और यहाँ पे 2010 के अंदर आपको 4 उपग्रह देखने को मिलेंगे, जिनमें से पहला उपग्रह था आपका GSAT-4 के नाम से। प्रौद्योगिकी प्रदर्शक सुविधाओं के साथ संचार उपग्रह था, ये कक्षा को प्राप्त करने में विफल रहा था। फिर दूसरा उपग्रह था कार्टोसैट 2B जो कि कार्टोसैट 2A के समान उपग्रह था। अगला उपग्रह 2010 में जो देखने को मिला वो था बाउंस नाम से, और भारत का पहला पीको उपग्रह 1 किलोग्राम से कम वजन का ये सैटेलाइट था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला पीको उपग्रह था बाउंस नाम से। फिर बात करेंगे GSAT-5P की। ये सी बैंड संचार उपग्रह था, एक मिशन को प्राप्त करने में विफल हो गया था। तो जो विफल हुए हैं उनको आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। फिर वर्ष 2011 आया और इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे 7 उपग्रह टोटल। तो यहाँ पे देखिए पहला उपग्रह जो था 2011 में, उसका नाम था RisourceSat-2, ये RisourceSat-1 के समान था। दूसरा उपग्रह था यूथसैट नाम से, और भारत और रशिया का तारकीय और वायुमंडलीय मिनी उपग्रह था यूथसैट। फिर बात करेंगे GSAT-8 या फिर INSAT-4G की। ये एक संचार उपग्रह था। संचार उपग्रह होता है टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित, जो आप मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं बातचीत करने के लिए, उसे संचार उपग्रह ही पूरा करवाता है। फिर GSAT-12 आया और ये एक विभिन्न संचार सेवाओं के लिए इनसैट प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करने के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद मेघा उष्ण कटिबंधीय उपग्रह आया। इसरो और फ्रांसीसी CNES द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था मेघा उष्ण कटिबंधीय उपग्रह को। फिर जुगनू नाम से उपग्रह आया, जुगनू, और नैनो उपग्रह IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया था ये जुगनू नाम का उपग्रह। इसके बाद आया SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित नैनो उपग्रह था SRM-SAT।
फिर आया अगला वर्ष 2012 और यहाँ पे 2 सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। पहला सैटेलाइट था RISAT यानी कि RISAT रडार इमेजिंग सैटेलाइट 1, भारत का पहला स्वदेशी ऑल वेदर रडार इमेजिंग सैटेलाइट था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। RISAT 1 भारत का पहला स्वदेशी ऑल वेदर रडार इमेजिंग सैटेलाइट। इसका मतलब है कि ये जो सैटेलाइट था भारत का पहला खुद से बनाया हुआ, ऑल वेदर का मतलब है सभी प्रकार के मौसम की परिस्थितियों में काम करने वाला उपग्रह था। फिर अगला उपग्रह आया GSAT 10, भारत का उन्नत संचार उपग्रह था। ये एक हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ कम्युनिकेशन सैटेलाइट था GSAT 10। फिर वर्ष 2013 के अंदर पहला उपग्रह सलेम आया। सलेम जो था ये महासागरीय अध्ययन के लिए संयुक्त भारत और फ्रांसीसी उपग्रह था। दोनों का संयुक्त उपग्रह था, फ्रांस और भारत का, महासागरीय अध्ययन के लिए यानी कि ओशियन की स्टडी के लिए। सलेम नाम से उपग्रह 2013 में लॉन्च हुआ और 2013 के अंदर भारत फ्रांस ने संयुक्त रूप से महासागर का अध्ययन करने के लिए सलेम नाम के उपग्रह को लॉन्च किया, याद रखेंगे आप। अगला उपग्रह 2013 में देखने को मिला IRNSS 1A। IRNSS नेविगेशनल सिस्टम में 7 उपग्रहों में से पहला था। ये जो IRNSS सीरीज का पहला उपग्रह था, इसीलिए इसके नाम के आगे 1A लगा हुआ है। फिर अगला उपग्रह देखने को मिला INSAT 3D और यह एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड के साथ एक मौसम विज्ञान का उपग्रह था, INSAT 3D। अगला उपग्रह देखने को मिला GSAT 7 2013 में। यह सैन्य उपयोग के लिए समर्पित उन्नत मल्टी बैंड संचार उपग्रह था। GSAT 7 याद रखिएगा, GSAT 7 सैन्य उपयोग के लिए समर्पित उन्नत मल्टी बैंड संचार उपग्रह था। अगला उपग्रह देखने को मिला, उसका नाम था मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में मॉम कहा जाता है, या फिर मंगलयान प्रथम। मंगलयान फर्स्ट भारत का पहला मार्स ऑर्बिट था, मंगल ग्रह के लिए ये मिशन था, तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये भी आपका वर्ष 2013 में आया था, लॉन्च किया गया था। फिर बात करेंगे GSAT 14 की। अब वर्ष 2014 चल रहा है, तो GSAT 14 लॉन्च होगा और GSAT 3 को प्रतिस्थापित करने का इरादा रखा गया था इसकी लॉन्चिंग करते समय, और विस्तारित C और Q बैंड ट्रांसपोंडर की इन ऑर्बिट क्षमता को बढ़ाने के लिए इसकी लॉन्चिंग की गई थी। 2014 में ही अगला उपग्रह जो था वो IRNSS 1 भी था। यह IRNSS प्रणाली में 7 उपग्रहों में दूसरा उपग्रह था। फिर अगला जो उपग्रह आया 2014 में, उसका नाम था IRNSS 1C। यह IRNSS में तीसरा उपग्रह था। और उससे अगला उपग्रह जो आया वो था GSAT 16, GSAT 16, और ये उस समय एक ही उपग्रह में सबसे अधिक ट्रांसपोंडर 48 ट्रांसपोंडर जो लगे थे, 48 ट्रांसपोंडर का यूज़ हुआ था GSAT 16 में। तो आप कह सकते हैं काफ़ी उन्नत किस्म की तकनीकी इसमें यूज़ की गई थी। और ये आप याद रखिएगा, GSAT 16 में 48 ट्रांसपोंडर लगे थे। उस समय एक ही उपग्रह था जो सबसे अधिक ट्रांसपोंडर के साथ था, GSAT 16। उसके बाद वर्ष 2015 में पहला उपग्रह आया IRNS 1D और यह IRNSS में चौथा उपग्रह था। फिर जो दूसरा उपग्रह आया 2015 में वो था आपका GSAT 6। ये संचार उपग्रह था जो स्वदेशी रूप से विकसित ऊपरी चरण क्रायोजेनिक इंजन की सफलता को चिन्हित करता है। क्रायोजेनिक होता है जहाँ पे आपको ईंधन जो होता है रॉकेट का, उसको बहुत ही निम्न ताप पर यूज़ किया जाता है, तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। अगला जो उपग्रह देखने को मिला 2015 में, उसका नाम था एस्ट्रोसैट। भारत की पहली समर्पित बहुतरंग धैर्य अंतरिक्ष वेधशाला थी ये एस्ट्रोसैट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली समर्पित यानी डेडिकेटेड बहुतरंग धैर्य मल्टी वेवलेंथ, ओके,
तरंगधैर्य अंतरिक्ष वेधशाला थी। ओके, फिर अगला उपग्रह देखने को मिला जो इसी साल, वो था जीसैट 15, संचार उपग्रह था ये। फिर अगला उपग्रह देखने को मिला आपका अगले वर्ष 2016 के अंदर, ठीक है। 2016 में जो पहला उपग्रह देखने को मिला वो था आपका IRNSS 1E। यह भी IRNSS में 5वां उपग्रह था। फिर अगला उपग्रह आया IRNSS 1F, यह भी IRNSS सीरीज में 6ठा उपग्रह था। वैसे भी अगर आप नाम पे ध्यान देंगे तो इनके साथ अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट्स लगे हुए हैं, ABCDE। ई जो है 5वें नंबर पे आता है, तो IRNSS 1E जो है ये 5वां उपग्रह था। फिर F जो है 6ठे नंबर पे आता है, तो ये 6ठा था। और G जो है आपका 7वें नंबर पे आता है, तो IRNSS जो 1G है ये इस श्रृंखला का 7वां उपग्रह था। फिर बात करेंगे कार्टोसैट 2C की। कार्टोसैट 2 और 2A और 2B के समान ये उपग्रह था। कार्टोसैट 2C यानी कि उसी श्रृंखला का उपग्रह था। फिर जो अगला उपग्रह आया वो था सत्यभामा सेट। सत्यभामा सेट एक्चुअली सत्यभामा होना चाहिए, यहाँ पे बा हो गया है, भा होना चाहिए। सत्यभामा सेट ये उपग्रह का नाम है। और सत्यभामा जो है सत्यभामा विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा डिज़ाइन किया गया और निर्मित किया गया एक सूक्ष्म नैनो उपग्रह था, सूक्ष्म उपग्रह था। अगला उपग्रह आया 2016 का, उसका नाम था स्वयं प्रथम यानी कि स्वयं फर्स्ट, स्वयं 1 भी कह सकते हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के छात्रों द्वारा डिज़ाइन किया गया और निर्मित किया गया 1U पिको उपग्रह था ये। फिर नेक्स्ट सैटेलाइट जो आया वो इनसेट 3DR आया, एक उन्नत मौसम उपग्रह था। उससे अगला सैटेलाइट जो आया वो आपका प्रथम नाम से आया, IIT मुंबई के छात्रों द्वारा निर्मित एक मिनी उपग्रह था, प्रथम नाम से। फिर नेक्स्ट जो सैटेलाइट आया था वो लिखना नाम से आया। और यहाँ पे आपको बात कर रहे हैं हम वर्ष 2016 की। तो एक बार मैं कंफर्म करना चाहूँगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। वर्ष 2016 की बात कर रहे हैं हम। तो 2016 में 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। ये जो लिखना नाम से है उपग्रह, इसका इंग्लिश नाम आप याद कर लीजिए। इसका इंग्लिश नाम था PSAT। ओके, क्या नाम था भाई? इंग्लिश में इसका क्या नाम था? PISAT। ओके, याद रखिएगा, PISAT नाम से था ये, PISAT। तो PISAT जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के द्वारा डिज़ाइन किया गया और निर्मित किया गया सूक्ष्म उपग्रह था। फिर अगला उपग्रह देखने को मिला स्कैटसैट 1, और ये भारत को मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात की भविष्यवाणी और ट्रेनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लघु उपग्रह था। अगला उपग्रह देखने को मिला GSAT 18, और अपने प्रक्षेपण के समय भारत के स्वामित्व वाला सबसे भारी उपग्रह GSAT 18 याद रखेंगे। अपने प्रक्षेपण के समय भारत के स्वामित्व वाला सबसे भारी उपग्रह कौन सा था? GSAT 18। अगला उपग्रह आया रिसोर्ससैट 2A नाम से, और ये रिसोर्ससैट 1 और रिसोर्ससैट 2 के समान ही था। उससे अगला उपग्रह जो आया वो था कार्टोसैट 2D, और इसके लिए हम ध्यान देंगे कि इसको इसरो के नाम एक ही प्रक्षेपण यान द्वारा सबसे अधिक उपग्रह को प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड है। कार्टोसैट 2D 2017 की बात कर रहे हैं। फिर 2017 में ही अगला उपग्रह मिला INS 1A, इसरो द्वारा डिजाइन किए गए और निर्मित 2 नैनो उपग्रहों में से एक ही बार में लॉन्च किए गए 104 उपग्रहों के नक्षत्र के हिस्से के रूप में
इसे लॉन्च किया गया था INS-1A को। अगले उपग्रह की बात करेंगे जिसका नाम है INS-1B। इसरो द्वारा डिजाइन किए गए और निर्मित 2 नैनो उपग्रहों में से एक ही बार में लॉन्च किए गए 104 उपग्रहों के नक्षत्र के हिस्से के रूप में, मतलब जो 104 उपग्रह छोड़े गए थे उनके साथ ही इन उपग्रहों को छोड़ा गया था, INS-1B को तथा INS-1A को। ठीक है। इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट INS की फुल फॉर्म है। अगला उपग्रह है दक्षिण एशिया उपग्रह। यह भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों जो कि शार्क कंट्रीज हैं, इनको संचार, रिमोट सेंसिंग, संसाधन मानचित्रण और आपदा प्रबंधन अनुप्रयोगों के लिए एक राजनयिक पहल के रूप में पेश किया गया था, जिसका नाम है दक्षिण एशिया उपग्रह। फिर अगला उपग्रह आया GSAT-19। यह इसरो द्वारा भारतीय धरती से प्रक्षेपित किया जाने वाला सबसे भारी रॉकेट और सबसे भारी उपग्रह है। GSAT-18 के बाद जो सबसे भारी था वो था आपका GSAT-19। तो आज की तारीख में GSAT-19 अभी तक सबसे भारी मानोगे आप, आगे हम पढ़ेंगे। फिर अगला उपग्रह है NIU-SAT। इसका निर्माण कन्याकुमारी के न्यूरल इस्लाम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किया गया था, NIU-SAT का। अगला उपग्रह कार्टोसैट-2E। इसरो द्वारा निर्मित कार्टोसैट श्रृंखला का 7वां उपग्रह था कार्टोसैट-2E। फिर बात करेंगे हम GSAT-17 की। GSAT-17 जो है ये भारत का 18वां संचार और आज तक का सबसे भारी उपग्रह है। तो GSAT-17 अभी तक सबसे भारी उपग्रह है आपका। फिर बात करेंगे IRNSS-1H की। पहला उपग्रह निजी क्षेत्र की सहायता से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से इसको लॉन्च किया जा रहा है। और यहाँ पे याद रखिएगा IR यानी कि इंडियन रिमोट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। पहला उपग्रह निजी क्षेत्र की सहायता के साथ सह डिजाइन और अंतर्हित किया जाएगा, कक्षा को प्राप्त करने में विफल रहा था। फिर बात करेंगे कार्टोसैट-2F की। इसरो द्वारा निर्मित कार्टोसैट श्रृंखला का 6ठा उपग्रह था ये। फिर बात करेंगे वर्ष 2018 में ही लॉन्च हुआ सेकंड उपग्रह जो कि था माइक्रोसैट-TD। यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है और इस श्रृंखला में भविष्य के उपग्रहों के लिए अग्रदूत है। फिर बात करेंगे INS-1C की, और ये भारतीय नैनो सैटेलाइट श्रृंखला का 3रा उपग्रह है। यह SC से MMX-TD पेलोड ले जाएगा। GSAT-6A जो है ये एक उच्च शक्ति S बैंड संचार उपग्रह है। यह प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए मंच भी प्रदान करेगा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे IRNSS सेकंड की, और ये IRNSS का 8वां उपग्रह था। फिर बात करेंगे GSAT-29 की। ये एक उच्च थ्रूपुट संचार उपग्रह था। फिर बात करेंगे HYSIS की, जो कि कृषि, वानिकी, संचार मानचित्रण, भौगोलिक मूल्यांकन और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेवाएं प्रदान करता है। अगला उपग्रह देखेंगे EXCEED-SAT-1। भारत का पहला निजी वित्त पोषित और निर्मित उपग्रह है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। EXCEED-SAT-1 भारत का पहला निजी और वित्त पोषित और निर्मित उपग्रह है। अगला उपग्रह देखने को मिला GSAT-11 के नाम से, और ये कक्षा में अब तक का सबसे भारी भारतीय अंतरिक्ष यान था GSAT-11। ओके, इसको याद रखेंगे। कक्षा में अब तक का सबसे भारी भारतीय अंतरिक्ष यान। अगला उपग्रह था GSAT-7A। IAF और भारतीय सेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए सेवाएं प्रदान करता है GSAT-7A। फिर वर्ष 2019 में जो पहला उपग्रह देखने को मिला उसका नाम था माइक्रोसैट-R। 2019 के भारतीय
एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण में नष्ट होने का संदेह है। ऐसा संदेह है कि ये जो उपग्रह है ये 2019 के जो भारतीय एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण जो हुआ था उसमें ये माइक्रोसैट आर नाम का उपग्रह नष्ट हो गया है। फिर अगला उपग्रह देखने को मिला 2019 में, उसका नाम था PS4 कलाम सैट V2। और यहाँ पे आपको PSLV के चौथे चरण को एक कक्षीय एक्चुअल में ये नाम है उपग्रह का, ठीक है, कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, गलती से जल्दबाजी में टाइपिंग करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है कई बार। ये नाम याद रखेंगे, PS4 कलाम सैट V2। ये PSLV के चौथे चरण को एक कक्षीय मंच के रूप में इस्तेमाल किया गया था। फिर अगला उपग्रह GSAT 31 उम्र बढ़ने वाले INSAT 4CR का प्रतिस्थापन किया गया, मतलब INSAT 4CR को हटाकर उसकी जगह GSAT 31 को रख दिया गया। ये मैंने आपको जो विस्तार से पढ़ाया था दूर संचार और सैटेलाइट वाला वीडियो भाग 3, उसमें आपको बताया था। फिर अगला उपग्रह देखने को मिला EMI सैट। तो यहाँ पे जो EMI सैट है ये IAF के लिए किसी भी दुश्मन के रडार को ट्रैक करने के लिए विद्युतीय चुंबकीय खुफिया यंत्र की तरह काम करता है। इसको ध्यान रखिएगा, EMI सैट 1। ओके, फिर बात करेंगे PS4 एक्सीड सैट 2 और AM सैट और ARIS की, ठीक है। और ये सभी AIS पेलोड के साथ संलग्न है। प्रयोगों के लिए सीधे उपग्रह के रूप में चौथे चरण का उपयोग किया गया। फिर बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा टेक्निकल विषय है तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए, लेकिन आप एक बार ज़रूर देखिए वीडियो को अंत तक, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से सवाल याद रह जाएंगे जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो उपग्रह था वो था RISAT 2B। पुराने RISAT 2 के उत्तराधिकारी के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। फिर अगला उपग्रह आया चंद्रयान 2 का ऑर्बिट। तो ये भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। चंद्रयान 1 मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में आपने चंद्रयान 1 को देखा था। फिर बात करेंगे कार्टोसैट 3 की। दुनिया में उच्चतम संकल्प के साथ ऑप्टिकल उपग्रहों में से एक है ये आपका कार्टोसैट 3। फिर अगला उपग्रह जो देखने को मिला उसका नाम था RISAT 2BR1, जो कि 0.35 मीटर के बेहतरीन रिजोल्यूशन के साथ था। फिर 2020 की बात करेंगे और 2020 में पहला उपग्रह मिलेगा देखने को जो उसका नाम है GSAT 30। ये INSAT 4A का प्रतिस्थापन था, यानी कि INSAT 4A की अब उम्र हो चुकी थी, काम करना बंद कर दिया था, उसकी जगह GSAT 30 को लाया गया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था INSAT 4C की जगह किसको लाया गया था, INSAT 4C की जगह GSAT 31 को लाया गया था, ठीक है। GSAT 31 को INSAT 4CRC की जगह लाया गया था। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, INSAT 4CR की जगह लाया गया था GSAT 31 को, और INSAT 4A की जगह लाया गया GSAT 30 को। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि किसको किस उपग्रह ने रिप्लेस किया। GSAT 30 जो है इसने रिप्लेस किया INSAT 4A को। अगला उपग्रह देखने को मिला EOS 01, अंतरिक्ष आधारित सिंथेटिक एपर्चर इमेजिंग रडार पे ये आधारित था। ये सब टेक्नोलॉजी के नाम हैं जो कि इनमें यूज हुई। अगला उपग्रह था CMS 01, मुख्य भूमि भारत, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए वास्तविक विस्तारित सी बैंड कवरेज के लिए इसे लॉन्च किया गया था CMS 01 को।
फिर जो उपग्रह आया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है सिंधु नेत्र और ये 2021 में आया था। इसका महत्व ये है कि हिंद महासागर पर निगरानी रखने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग के लिए किया जाने वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था सिंधु नेत्रा। ओके, अगला उपग्रह आया SD सैट नाम से। इस नैनो सैटेलाइट को स्पेस किड इंडिया द्वारा विकिरणों का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया था। यह अंतरिक्ष में 25,000 नाम और भगवत गीता की एक प्रति ले गया था। तो अंतरिक्ष में क्या ले गया था ये? 25,000 नाम और भगवत गीता की एक कॉपी लेके गया था SD सैट 1। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। SD सैट जो है ये नैनो उपग्रह था और स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकिरणों का अध्ययन करने के लिए इसे विकसित किया गया था। अंतरिक्ष में गीता की कॉपी लेके गया था SD सैट 1 है, सॉरी 1 बोल रहा हूँ बार बार। SD सैट नाम से ये उपग्रह है। ये गीता की कॉपी ले गया था, 25,000 नाम भी ले गया था। 2021 की ये बात है, पूछा जा सकता है, परीक्षा में याद रखिएगा। फिर अगला उपग्रह आया GIT सैट। यूनिटी सैट तारामंडल के हिस्से के रूप में जिट द्वारा विकसित किया गया था। GIT सैट, जिट सैट। फिर अगला उपग्रह आया GHRCE सैट, जो यूनिटी सैट तारामंडल के हिस्से के रूप में GHRC द्वारा विकसित किया गया था। फिर जो अगला उपग्रह आया उसका नाम था श्री शक्ति सत और ये यूनिटी सैट तारामंडल के हिस्से के रूप में SIET द्वारा विकसित किया गया उपग्रह था। फिर अगले उपग्रह की बात करेंगे। अगला उपग्रह आया आपका EOS 03 नाम से। ये भारत का पहला वास्तविक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और GI सैट नक्षत्र का पहला उपग्रह था। EOS, देखिए याद रखिएगा, EOS 03 भारत का पहला वास्तविक समय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। वास्तविक समय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या होता है? रियल टाइम सेंसिंग। ओके, मतलब जिस समय जो घटना हो रही हो उसी टाइम जो उसका ऑब्जर्वेशन होता है वो रियल टाइम ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो ये भारत का पहला वास्तविक समय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, जो कि GI सैट नक्षत्र का पहला उपग्रह भी था। अब जो भविष्य में आने वाले उपग्रह हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला उपग्रह है RI सैट 1A, रडार इमेजिंग उपग्रह, उच्च गुणवत्ता वाली छवियों और भारतीय सीमाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए। फिर जो अगला उपग्रह है वो है आपका ओशन सैट 3, महासागरीय और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये ओशन सैट 3। उससे अगला उपग्रह जो 2022 में ये सारे उपग्रह आने वाले हैं, तो उससे अगला उपग्रह जो है वो है आपका GSAT 20। ओके, GSAT 20 ये संचार उपग्रह है। भारत के स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा अपेक्षित डाटा प्रक्षेपण क्षमता को जोड़ने के लिए लॉन्च किया जाएगा। उससे अगला उपग्रह जो है वो है GISAT 2। ये मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है। उसके बाद जो उपग्रह है वो है आपका आदित्य L1। ये सौर कोरोनल अवलोकन अंतरिक्षयान से प्रक्षेपित किया जाएगा। सौर कोरोनल अवलोकन अंतरिक्षयान ये आपका आदित्य L1 है। उसके बाद जो अगला उपग्रह है वो है आपका GSAT 32 और ये जो GSAT 32 है ये एक कम्युनिकेशन यानी कि संचार उपग्रह है। उसके बाद जो उपग्रह आएगा वो आपका TDS-01 आएगा, जो कि TWTA और परमाणु घड़ी के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है। नेक्स्ट उपग्रह आएगा आपका स्पाडेक्स 2। ओके, स्पाडेक्स X2 अंतरिक्ष स्थल डॉकिंग और अंतरिक्ष यान की बर्थिंग का प्रदर्शन करेगा। स्पाडेक्स 2 जो अंतरिक्ष में डॉकिंग और बर्थिंग होती है उसका ये
प्रदर्शन करेगा स्पाडेक्स X2। फिर अगला उपग्रह जो आपका आएगा 2022 में वो आएगा GSAT 7R। ये एक सैन्य संचार का उपग्रह है, यानी कि सैन्य जो सेवाएं हैं भारत की उनको ये संचार सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट उपग्रह आएगा DRSS-1, ये और DRSS-2 दोनों ही उपग्रह आएंगे और ये दोनों ही प्रारंभिक चरण में 2 उपग्रहों से युक्त संचार उपग्रह CMS-04 और GEO में IDRSS-2। फिर जो अगला उपग्रह आएगा आपका वो आएगा आपका एक्स-रे पोलारीमीटर उपग्रह। ये एक अंतरिक्ष वेधशाला ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। अगला उपग्रह इनसेट 3DS आएगा जो कि सैन्य संचार उपग्रह होगा। फिर 2023 की अगर बात करें, 2022 के अंत और 2023 की शुरुआत की बात हो रही है, तो वहाँ पे कुछ उपग्रह आएंगे जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। GSAT 7C आएगा जो कि सैन्य संचार उपग्रह होगा। उसके बाद एस्ट्रोसैट 2 भी आएगा। एस्ट्रोसैट 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ थोड़ी देर पहले। एस्ट्रोसैट 2 आएगा। फिर यह एक अंतरिक्ष दूरबीन और एस्ट्रोसैट 1 का उत्तराधिकारी सैटेलाइट होगा। 2023 की बात करें तो 2023 में निसार नाम का सैटेलाइट आएगा जो कि इसरो और नासा के बीच एक संयुक्त मिशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पर एक दोहरी आवर्ती सिंडिकेट एपर्चर बनाता है। फिर 2024 में चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन आएगा। इसरो और JAXA के बीच संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन होगा। 2024-25 के अंदर मंगलयान 2 के आने की संभावना है, तो याद रखिएगा। मॉम पे फर्स्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मॉम 1 ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, मॉम 2 की, मंगलयान 2 की। भारत का दूसरा मंगल अन्वेषण मिशन होगा 2024-25 के अंदर। वर्ष 2025 में दिशा नाम का उपग्रह आएगा। ट्विन एरोनॉमी उपग्रह मिशन ये होगा। 24 से लेकर 26 के अंदर शुक्रयान फर्स्ट आएगा जो कि शुक्र ग्रह का अन्वेषण उपग्रह होगा। शुक्रयान प्रथम जो कि 24 से 26 के मध्य किसी भी वर्ष आ सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों की जो अक्सर पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। पहला सवाल है इसरो क्या है? तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत संचालित की जाती है जिसकी निगरानी सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जबकि इसरो का अध्यक्ष जो है डोस के कार्यकारी के रूप में भी कार्य करता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1960 में की गई थी, तो याद रखिएगा इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1960 में की गई थी। उसके बाद बात करेंगे हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक पिता माना जाता है। फिर अगला सवाल है IRNSS का फुल फॉर्म क्या है? तो IRNSS का फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। फिर अगला सवाल है कि भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा था? तो ये स्टडसैट था। स्टडसैट भारत का पहला पीको उपग्रह है। इसे 12 जुलाई 2010 को PSLV C-15 द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका वजन 1 किलोग्राम से कम है। फिर जो अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो है आपका भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम का उपग्रह भारत का पहला उपग्रह है। इसे 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। ये आप पढ़ चुके हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये थी आज की क्लास जो कि इम्पोर्टेंट सारे जो सैटेलाइट्स हैं 1975 से लेके
2026-2027 तक के सभी सैटेलाइट्स मैंने आपको बताए, पढ़ाए। उसमें मैंने आपको लॉन्चिंग ईयर यानी कि लॉन्च वर्ष बताया, सैटेलाइट का नाम बताया, उपग्रह का नाम बताया और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है, कौन से क्षेत्र में वो कार्यरत होगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी चीज़ें। 2-3 बार वीडियो को तसल्ली से, इत्मीनान से देखिए, आपको ज़रूर से याद हो जाएंगी। तो टेक केयर, मैं आपको अगले किसी वीडियो में मिलता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के आइकन को ऑल पे सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको मैसेज से हमारे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिलेगी। तो थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।